अभी सुन रहे हैं प्रभात खबर से। दिन है सोमवार, तारीख है 23 जनवरी 2023। 23 जनवरी 2023 खास दिन है क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 126वीं जयंती पर विशेष ये पेज है। पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 जनवरी को। मानवता और न्याय के अग्रदूत नेताजी, इन पर विशेष है। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता संघर्ष के ऐसे अग्रदूत थे जिन्होंने अपने अदम्य साहस, नेतृत्व कौशल और ओजस्वी भाषण से देश के लाखों युवाओं को आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद और चलो दिल्ली जैसे नारों से आज़ादी की लड़ाई को नई ऊर्जा देने वाले नेताजी जितने बड़े व सुलझे हुए नेतृत्वकर्ता और संगठनकर्ता थे, उतने ही बड़े क्रांतिकारी विचारक व आलोचक भी थे। उनका जीवन, उनके विचार और कठोर त्याग आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं। आज उनकी 126वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है। तो आइए नेताजी की जयंती पर हम उन्हें याद करते हैं। कटक, उड़ीसा। नेताजी जन्मस्थान संग्रहालय। कटक में नेताजी का पुश्तैनी घर जानकीनाथ भवन है, लेकिन साल 2004 में इसे एक संग्रहालय के रूप में तब्दील कर दिया गया। नेताजी ने अपने अधिकांश बचपन इसी घर में बिताया था। यहाँ सुभाष चंद्र बोस के सारे सामान रखे हुए हैं। उनके घर के लिविंग रूम को गैलरी में तब्दील कर दिया गया है और उनकी निजी चीज़ों से लेकर अन्य सामान यहाँ प्रदर्शित किया गया है। इस गैलरी में नेताजी के लिखे हुए पत्र भी मौजूद हैं जो कभी उन्होंने अपने परिजनों को लिखे थे। इसके अलावा इस संग्रहालय में एक घोड़ा गाड़ी भी है जिसका इस्तेमाल उनके परिवार के लोग करते थे। अब आता है कुर्सियांग, दार्जिलिंग। नेताजी संग्रहालय दार्जिलिंग के कुर्सियांग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई शरद चंद्र बोस आवास है। यह ऐतिहासिक भवन नेताजी की कई यादों को समेटे हुए हैं। इसी भवन में करीब 7 महीने के लिए नेताजी को नज़रबंद कर रखा गया था। इस भवन में नेताजी द्वारा लिखी गई चिट्ठियां, स्मृति चिन्ह और तस्वीरें मौजूद हैं। नेताजी इंस्टीट्यूट फॉर एशियन स्टडीज ने अब इसे नेताजी संग्रहालय व हिमालयी भाषाओं, समाज और संस्कृति के अध्ययन केंद्र में तब्दील कर दिया है। नेताजी भवन, कलकत्ता में। नेताजी भवन लाला लाजपत राय सरानी, पहले एलिंगन रोड पर स्थित है। कभी यह घर कोलकाता में नेताजी का निवास हुआ करता था, लेकिन अब इसे नेताजी और उनके योगदान को समर्पित एक स्मारक और अनुसंधान के रूप में उपयोग किया जाता है। इनका स्वामित्व और प्रबंधन का जिम्मा नेताजी अनुसंधान ब्यूरो के पास है। यहाँ आज भी वह कार मौजूद है जिसमें बैठकर नेताजी अपने घर से नज़रबंद के दौरान अंग्रेजों को चकमा देकर निकले थे। यहाँ बसती हैं नेताजी की यादें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। वे अपने बहादुरी, आशावाद व दृढ़ विश्वास के लिए जाने जाते हैं। उनके संघर्ष और देश सेवा के जज्बे को देखते हुए महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों को देशभक्त कहा था। कई बार उन्होंने युवाओं से देश सेवा के लिए आह्वान किया और अपने विचारों से क्रांति की अलख जगाई। नेताजी के इसी देश प्रेम को देखते हुए देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनसे जुड़े प्रसंगों और घटनाक्रमों से संबंधित कई संग्रहालय हैं जहां उनकी यादें बसती हैं। मोइरांग, मणिपुर।
INA संग्रहालय मणिपुर स्थित मोरांग आज़ाद हिंद फौज स्मारक और संग्रहालय मूल रूप से सिंगापुर में निर्मित INA युद्ध स्मारक की प्रतिमूर्ति है। इस संग्रहालय में कई हथियार, गोला बारूद, संगीने हेलमेट्स और आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अन्य सामग्रियों का एक अच्छा संग्रह है। यहीं पर नेताजी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहली बार आज़ाद हिंद फौज के कमांडर इन चीफ के रूप में तिरंगा फहराया। अब आता है नई दिल्ली क्रांति मंदिर। स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय यानी क्रांति मंदिर लाल किला परिसर में स्थित है। इस संग्रहालय में नेताजी के जीवन और आज़ाद हिंद फौज के इतिहास से जुड़े कई दस्तावेज मौजूद हैं। यह संग्रहालय उन INA नायकों को समर्पित है जिन्हें ऐतिहासिक INA प्रशिक्षण के दौरान इस स्थान पर हिरासत में लिया गया था। यहाँ नेताजी से जुड़ी कई स्मृति मौजूद हैं। अब है पड़ांग सिंगापुर राष्ट्रीय स्मारक स्थल। पड़ांग भारत के इतिहास में अनगिनत यह आयोजनों से जुड़ा रहा है। इसी जगह से नेताजी ने वर्ष 1943 में चलो दिल्ली का नारा दिया था। पिछले साल सिंगापुर सरकार ने 57वां राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था। सिंगापुर में भारतीय समुदाय के लिए पड़ांग का विशेष महत्व है, क्योंकि यहीं भारतीय सिपाहियों ने सबसे पहले अपने शिविर स्थापित किए थे जब अंग्रेजों ने अपनी चौकी स्थापित की थी। यह पड़ांग ही था जहां नेताजी ने उन्हें झांसी की रानी रेजिमेंट की स्थापना की थी। वो INA सैनिकों के लिए कई भाषण दिए थे। अब आगे है रेंकोजी मंदिर जापान में। रेंकोजी मंदिर जापान के मशहूर पर्यटन स्थल में से एक है। यह मंदिर जापान की राजधानी टोक्यो में स्थित है। दावा किया जाता है कि इसी मंदिर में नेताजी की अस्थियां रखी हुई हैं। हर साल इस मंदिर को 14 अगस्त को आम जनता के लिए खोला जाता है। 9 दिसंबर 2001 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी इस मंदिर में आए थे। मंदिर में सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा भी लगी हुई है। अब है नेताजी के जीवन, संघर्ष और आदर्शों से रूबरू कराती हैं उनकी लिखी ये पुस्तकें। नंबर एक है अल्टरनेटिव लीडरशिप। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक अल्टरनेटिव लीडरशिप उनके भाषणों, लेखों, बयानों और पत्रों का संकलन है। इस पुस्तक में उन्होंने जून 1939 से लेकर 1941 तक की प्रमुख राजनीतिक घटनाओं का जिक्र है। नंबर 2 लेटर्स टू एमिली सेंकल। नेताजी को स्वदेश प्रेम के साथ एक महिला से काफ़ी गहरा प्रेम था। वह कोई और नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली उनकी पत्नी एमिली सेंकल थी। लेटर्स टू एमिली सेंकल उन 162 पत्रों का संकलन है जिसे नेताजी ने एमिली को लिखा था। तीसरा है द इंडियन स्ट्रगल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है। उनके राजनीतिक विचार का समझने के लिए इसे जरूर पढ़ना चाहिए। इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने प्रकाशित किया था। नंबर 4 इंडियन पिलग्रिम किताब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है, जिन्होंने यह किताब साल 1937 में अपने
यूरोप दौरे के साथ समय लिखी थी। यह पुस्तक नेताजी के जन्म से लेकर छात्र संघर्ष और भारतीय सिविल सेवा से उनके इस्तीफे तक की जीवन गाथा को बखूबी बयां करती है। अब नंबर 5 है आज़ाद हिंद। आज़ाद हिंद यह पुस्तक नेताजी के पत्रों व भाषणों का संकलन है। आज़ाद हिंद भारत के गौरवशाली और क्रांतिकारी इतिहास को सुनहरे अक्षरों में कैद किए हुए हैं। यह पुस्तक आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले सेनानियों के इतिहास से रूबरू कराती है। नंबर 6 है चलो दिल्ली। चलो दिल्ली नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक चलो दिल्ली उनके लेखन और भाषण का एक संग्रह है। इसमें उन लेखों और भाषणों का जिक्र है जिसे नेताजी ने साल 1934 से लेकर 1945 तक लिखा था। नारियों को आज़ाद कराना होगा ताकि उन्हें पुरुषों के समान अधिकार और दायित्व मिल सके, यह नेताजी का विचार था। अब इनका विशेष रूप से देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत के दास्ता से मुक्ति का संघर्ष ही नहीं था, बल्कि राष्ट्र निर्माण की एक सघन साधन भी थी। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत आज़ादी के दीवाने दो मोर्चे पर लड़ते रहे थे। एक तरफ विदेश फिरंगियों से मोर्चा ले रहे थे तो दूसरी तरफ देश के भीतर अव्याप्त असाध्य सामाजिक व्याधियों से जूझ रहे थे। स्वतंत्रता सेनानियों के आंतरिक वैचारिक टकराव के लिए एक बात कॉमन थी कि सभी देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने को व्याकुल थे। आज़ादी के आंदोलन के दौरान देश में दो विपरीत धाराएं बह रही थीं। एक धारा का विस्तृत सत्य व अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए गांधी जी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गरम दल का नेतृत्व 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में जन्मे नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देकर देश के युवाओं को ललकारने वाले नेताजी चाहते थे कि मुल्क में राष्ट्रभक्ति का जन ज्वार पैदा हो। इनका संपूर्ण जीवन मुल्क की आज़ादी व राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित रहा। नेताजी की जिंदगी की तरह उनकी मौत भी रहस्य बनी रही। नेताजी के व्यक्तित्व का एक उज्जवल पक्ष है परिपक्व वैचारिकी, जिस पर बौद्धिक समाज में अमूमन कम ही चर्चा होती है। वे जितने बड़े व सुलझे हुए नेतृत्वकर्ता और संगठनकर्ता थे, उतने ही बड़े क्रांतिकारी विचारक व आलोचक भी थे। उस दौर में भी उनका चिंतन इतना नवीन, मौलिक, मानवतावादी, न्यायप्रिय व समता पर आधारित था, जो उन्हें अन्य क्रांतिकारियों से अलग और सम्मानजनक स्थान प्रदान करता है। सांप्रदायिकता का सवाल हो या राजनीतिक का, शिक्षा का उद्देश्य, किसान मजदूर आंदोलन, छात्र युवाओं की बातें हो या फिर नारी की मुक्ति का प्रश्न, उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक और चिंतन मौलिक रहा है। शिक्षा तक सबकी समान पहुंच हो। साल 1921 में राष्ट्रीय शिक्षा पर उन्होंने अपना मंतव्य देते हुए कहा था, शिक्षा का दायरा उन स्नेहमयी माता के समान है जो अपनी सभी संतानों को असीम स्नेह के साथ सीने से लगाती है, ताकि ब्राह्मण, शूद्र, चंडाल, हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, निर्धन, कंगाल सभी जाति व धर्म से परे समान स्थान पाएं।
इस वक्तव्य से ही नेताजी एक साथ सांप्रदायिकता, समता, न्याय, शिक्षा और अधिकार आदि के बारे में अपना प्रमुख चिंतन प्रस्तुत कर देते हैं। मगर आज राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में सोचने पर और एक बात हमारे मन में आती है। आज भारतीय समाज में एक धारणा बन गई है कि शिक्षा का मतलब है बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर नौकरी हासिल करना या फिर ऊंचे ओहदे पर जाना। लेकिन नेताजी कहते हैं अध्ययन ही छात्र की तपस्या है। इस बात की दुहाई देकर बहुत से लोग छात्रों को देश सेवा के कार्य से अलग रखने की कोशिश किया करते हैं। अध्ययन कभी तपस्या नहीं हो सकता। अध्ययन का मतलब है कुछ किताबें पढ़ना, कुछ परीक्षाएं पास करना। इसके जरिए इनका स्वर्ण पदक हासिल कर सकता है, शायद ऊंची नौकरी भी मिल सकती है, लेकिन इंसानियत हासिल नहीं हो सकती। बात 31 अक्टूबर 1938 की है, जब वे शिलांग में भाषण दे रहे थे तो पूरी भीड़ ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुन रही थी। वे शिक्षा पर लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, क्या शिक्षा हमारी चरित्र गठन में मदद करती है? शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का लक्ष्य है उन्नत पुरुष और नारी बनाना, ताकि हम अपनी जिंदगी देश सेवा और मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर सकें। नेताजी शिक्षा को देश सेवा और इंसानियत से जोड़कर व्याख्यायित करते हैं। यह उनके समग्र जीवन संघर्ष को देखकर भी समझा जा सकता है। उनके जीवन पर दो महापुरुषों स्वामी विवेकानंद व विद्यासागर के संदेश और शिक्षा का गहरा असर था। बोस को उनकी इच्छा के विरुद्ध ही ICS परीक्षा की तैयारी के लिए विदेश भेजा गया था, लेकिन देश सेवा के प्रबल भावना ने ऊंचे ओहदे हासिल करने के उनके माता पिता की इच्छा पर कुठाराघात कर दिया। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य देश व मानवता की सेवा है, ऐसा वे अंतिम समय तक मानते रहे। सांप्रदायिकता के विरुद्ध क्रांतिदर्शी विचार। नेताजी सांप्रदायिक ताकतों के कुत्सित प्रयासों का जीवन भर विरोध करते रहे। 14 जून 1938 को कुमिल्ला में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि भारत में हिंदुओं की बहुलता के चलते हिंदू राज की ध्वनि सुनने को मिलती है। ये सब आलसी विचार हैं। मेहनतकश आवाम जिन जरूरी सवालों से जूझ रहा है, क्या ये सांप्रदायिक संगठन उनमें से किसी एक को भी हासिल कर पाएंगे? किस तरह बेरोजगारी, निरक्षरता, गरीबी आदि समस्याओं का समाधान होगा? इसके बारे में क्या इन्होंने कोई मार्गदर्शन किया है? सांप्रदायिकता की समस्या का समाधान वे धर्मनिरपेक्ष विज्ञान आधारित शिक्षा को बताते हैं। 3 मई 1928 को महाराष्ट्र प्रादेशिक सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि सांप्रदायिक विचारों को सुलझाने के लिए मैं गंभीर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दे रहा हूँ। अन्य तमाम धर्मों की तरह भारत में इस्लाम की भी जगह है। सभी धार्मिक समुदायों की परंपराओं, विचारों और इतिहासों से परिचित होना जरूरी है, क्योंकि यह साझी सांस्कृतिक घनिष्ठता, सांप्रदायिक सौहार्द व एकता का मार्ग प्रशस्त करेगा। अगर यह सांस्कृतिक सहयोग विकसित करना है तो थोड़ी बहुत विज्ञान आधारित और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करना जरूरी है। नेताजी का वैज्ञानिक चिंतन, उनके प्रखर निखार आज भी उतने ही प्रासंगिक लगते हैं जितने 100 साल पहले। उनका व्यक्तित्व इतना विराट है कि वे अपने विचारों भावनाओं को भी सम्मान देते हैं। उनसे घृणा नहीं करते हैं।
अगर ऐसा नहीं होता तो वे अपने धूर विरोधी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि क्यों देते। आज की युवा पीढ़ी को नेताजी से सीख लेने की जरूरत है। आता है नारी मुक्ति के लिए समता का सिद्धांत। नेताजी के तमाम भाषणों और वैचारिक रचनाओं से पता चलता है कि वे सत्तात्मक समाज की शक्ति केंद्रित व्यवस्था से कितने दुखी थे। वे भारत माता के साथ साथ नारी शक्ति को भी गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराना चाहते थे। नेताजी की दिली चाहत थी कि सशस्त्र बलों में पुरुषों के साथ महिलाओं की भी भागीदारी बढ़े। वे हमेशा ही नारियों के उत्थान व सम्मान के पक्ष में रहते थे। महिलाओं के राजनीतिक शिविर में उन्होंने कहा था कि नारियों को आज़ाद कराना होगा ताकि उन्हें पुरुषों के समान अधिकार और दायित्व मिल सकें। 22 अक्टूबर 1943 को नारी वाहिनी की शिक्षण शिविर में भाषण देते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था सिर्फ असहयोग निष्क्रिय प्रतिरोध आंदोलन के इतिहास में नहीं क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में भी हमारे देश की साहसी बहनों के अनेक उदाहरण हैं जहां हम पाते हैं कि इन लोगों ने अहम भूमिका निभाई है। मैं अनेक बहनों की कहानी जानता हूं जो दुस्साहसी क्रांतिकारी हुई हैं। असहयोग निष्क्रिय प्रतिरोध आंदोलन के लिए साहस की जरूरत है, पर क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक दूसरे प्रकार की दुस्साहस की जरूरत है। मैंने देखा है कि इस क्षेत्र में भी हमारी बहनें पीछे नहीं हैं। उनकी इसी वैचारिक का नतीजा है कि उन्होंने मात्र सहायक कर्मियों के रूप में ही नहीं बल्कि लड़ाई की एक ताकत के रूप में INA की रानी झांसी रेजिमेंट में बड़े पैमाने पर भारतीय महिलाओं को संगठित किया था। नारी मुक्ति के सवाल पर उन्होंने कहा था, स्त्री को पूरी आज़ादी देते हुए राष्ट्रीय सामाजिक जीवन में पुरुषों के साथ उसे बराबरी का अधिकार और जिम्मेदारी देनी होगी। सुभाष चंद्र बोस रचनावली एवं तरुणों का स्वप्न में महिलाओं को उन्होंने कहा है, पुरुष जिस स्वच्छंदता और आज़ादी का फायदा उठा रहे हैं, महिलाओं को भी हम उसी हक का अधिकारी देखना चाहते हैं। पुरुष किसी दिन वह हर स्त्री को देगा या देने पर भी वाकई वह पास जाएंगी। हमें इस पर यकीन नहीं। नारी को ही विद्रोह के जरिए अपने हक को हासिल करना होगा, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं। इसी के साथ समाप्त होता है पराक्रम दिवस 23 जनवरी का नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर विशेष खत्म होता है।